आर्थिक क्रिया किसे है ना, किसे कहते हैं? मानव के वे क्रियाकलाप, वे काम, वे कार्य जिनसे हमें क्या प्राप्त होती है? आय प्राप्त होती है, पैसे प्राप्त होते हैं, धन प्राप्त होते हैं, क्या कहलाती है? आर्थिक। इसमें कृषि भी हो सकती है, कोई उद्योग धंधा भी हो सकता है, चाहे कोई परिवहन का साधन हो, कुछ भी हो सकता है जिससे हमें क्या मिलती हो? आय प्राप्त होती है, पैसे मिलते हो, वो आर्थिक क्रिया कहलाती है। प्रमुख प्राथमिक क्रियाओं के नाम दो। प्राथमिक जो क्रियाकलाप होते हैं, आर्थिक क्रियाएं होते हैं, वो कौन सी? सबसे पहला है आखेट काम यानी शिकार। आखेट मतलब होता है शिकार। दूसरा होता है भोजन संग्रह करना, भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरे स्थान पर जाना, खेती करना। अगला होता है पशुओं को पालना, पशुचारण या पशुओं को चराना, ऊन बेचना, उनके बच्चे बेचना, मांस बेचना, ये पशुचारण में आता है। अगला है मछली पकड़ना, यानी मछली पालन करना, मछलियों को पकड़ के बाजार में बेचना, उनसे हमें क्या मिलता है? आय मिलती है। अगला वनों से लकड़ी काटना, सूखी लकड़ी काटना है ना, जो हरे पेड़ पौधे हैं उनको तो काटने के लिए मनाही है, लेकिन सूखी लकड़ी काटना। अगला कौन सा है? कृषि और खनन करना। ये सारे किसमें आते हैं? प्राथमिक ध्यान रखना। उन दो क्रियाओं के नाम हैं जिन पर आदिम कालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए निर्भर है, यानी पुराने टाइम में आदमी प्राथमिक क्रिया कौन सी किया करते थे? आदि मानव जो जंगलों में रहते थे ना, उनको जानकारी नहीं, तो वो दो चीज क्या करते थे? एक तो शिकार किया करते थे, दूसरा भोजन संग्रह किया करते थे, है ना। एक जगह खेती कर ली, दूसरे को छोड़ के दूसरे स्थान पर कर दी, यानी भोजन संग्रह के लिए, और दूसरा काम था आखेट शिकार करना। अगला है विश्व के किन दो क्षेत्रों भोजन संग्रहण किया जाता है? नाम लिखिए। उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में उत्तरी कनाडा, यानी जिनका अक्षांश क्या है? 0 से 90 डिग्री के आसपास है, वहां पर कौन कौन से देश है? तो उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में उत्तरी कनाडा, कनाडा का भी कौन सा भाग? उत्तरी भाग, उत्तरी कनाडा। उत्तरी यूरेशिया, इसमें यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप के उत्तरी हिस्सा पे। अगला कौन सा है? दक्षिणी चिली। चिली पड़ता है दक्षिण अमेरिका में, देश है चिली। चिली मतलब मिर्च के जैसा ही है आकृति है उसकी, मानचित्र में वो देश है, उसका कौन सा भाग है? दक्षिणी भाग है, उसमें भोजन संग्रह के लिए लोग निवास करते हैं। अगला कौन सा है? निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में दक्षिण अमेरिका का अमेजन बेसिन, अमेजन नदी का नाम है, ठीक है ना, नदी किनारे जो लोग बसे हुए वो क्या करते हैं? भोजन संग्रह करते हैं। अगला उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया का आंतरिक प्रदेश, इनमें लोग भोजन संग्रह करते हैं और वहां निवास करते हैं। चिकल क्या है? ये किससे बनता है? पढ़ा होगा आपने किताब में, क्या होता है चिकल? च्युइंगम जानते हो क्या? चलो चिकल क्या है? ये किससे बनता है? जो आप खाते हो ना च्युइंगम, च्युइंगम को चूसने के बाद उसमें जो मिठास आती है उसके बाद क्या होता है? ऐसा लगता है कि रबड़ी है, घूम जाना चाहिए ना। च्युइंगम को चूसने के बाद शेष बचे भाग को क्या कहते हैं? चिकल कहते हैं। ये जेपोटा या जेट्रोपा, जेपोटा या जेट्रोपा वृक्ष के फूल से बनता है, ठीक है ना। एक रबर टाइप होता है, उनके उस वृक्ष से निकलता है वो टाइप का जो पदार्थ होता है, लिक्विड निकलता है, उससे ये बनता है। चलवासी पशुचारण की क्या करती है? दो कारण की। चलवासी पशुचारण वो होते हैं यहाँ खेती, यहाँ चरा लिया पशुओं को, गर्मियों में कहाँ चराते हो? गर्मियों में पहाड़ी भागों में, सर्दियों में नीचे मैदानों में आ जाते हैं। तो उनका काम क्या होता है? पशुचारण करना, पशुओं को चराना। तो उनकी संख्या घटती हो रही है, उनके दो कारण। पहला कारण क्या है? राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण करना, उनकी जो सीमाएं हैं, जो क्षेत्र है, उनको सीमित कर दिया गया। अगला, कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाना, उन जगहों पर चारागाहों वाले स्थान पर क्या बसाया जाए? बस्तियों को बसाया जाए। ये कारण है कि उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ऋतु प्रवास, ऋतु के अनुसार पहाड़ियों में या मैदानों में जाकर अपने पशुओं को चराना क्या कहलाता है? ऋतु प्रवास कहलाता है। पशुपालक यानी पशु पालने वाले लोग अपने पशुओं के साथ गर्मियों में मैदानी भाग से पर्वतीय भाग की ओर चले जाते हैं, क्योंकि गर्मियां मैदानों में ज्यादा पड़ती है, ठंड कहां पड़ती है? पहाड़ों में, ठंडे इलाकों में चले जाते हैं। और सर्दियों में क्या है? पर्वतीय भागों में ठंड ज्यादा पड़ती है, तो कहां जाते हैं? पर्वतीय भाग से मैदानी भागों की ओर अपने पशुओं को चराने के लिए प्रवास करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहा जाता है? ऋतु प्रवास। ऋतु के अनुसार होता है, तो नाम क्या हो गया? ऋतु प्रवास। भारत में हिमालय क्षेत्रों में कौन कौन सी जातियां? गुर्जर, बकरवाल, गद्दी और भूटिया जाति के लोग क्या करते हैं? ऋतु प्रवास। इनका मुख्य काम ही क्या है? पशुओं को चराना। ये हमने पढ़ी थी, गद्दी जनजाति कहाँ रहती है? हिमाचल प्रदेश। कौन से तहसीलों में?
के कॉफी बागानों को क्या कहा जाता है? आपको भी पता है कॉफी के उत्पादन में ब्राजील का पहला स्थान है। और भारत में कौन सी कॉफी है? अरेबिका। क्या नाम लिखा था तुमने? हाँ, ब्राजील के कॉफी बागानों को क्या कहा जाता है? फैजेंटा कहा जाता है ना? और भारत में कौन सी कॉफी पाई जाती है सर्वाधिक? अरेबिका, है ना? तो ब्राजील के कॉफी बागानों का नाम है फैजेंटा। कॉफी वहां पर सबसे ज्यादा है, एक नंबर पे पूरे विश्व में कॉफी का उत्पादन कहां ज्यादा होता है? ब्राजील में। ठीक है, ध्यान रखना। दो नंबर पे, एक नंबर वाला याद रखना आपको। और वहां के बागानों का नाम है फैजेंटा और भारत में अरेबिका। कस का क्या खेती करते हैं? किसे कहते हैं? खेतों को जोतना, बुआई करना, फसलें उगाना, पशुओं के पालन पोषण की क्रिया कहलाती है। निर्वाह कैसे क्या है? निर्वाह का मतलब क्या है? पहली बात अपने जीवन निर्वाह क्या करना? खेती करना। निर्वाह कृषि में कृषि क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण अथवा लगभग का उपयोग करते हैं। जितनी भी जमीन होती है लगभग उसी का पूरी का उपयोग करते हैं। इसे दो भागों में बांटा गया है। एक आदिमकालीन निर्वाह कृषि जो पुराने टाइम में की जाती है, पुराने लोग करते हैं। एक है गहन निर्वाह कृषि जो हम किसके लिए करते हैं? व्यापार करने के लिए करते हैं। गहन में क्या होता है? एक साथ बहुत सारी फसलों को उगाया जाता है। ट्यूलिप नामक पुष्प की खेती में कौन सा देश विशिष्ट स्थान रखता है? कौन सा देश है? एक पुष्प की खेती है, उस पुष्प का नाम क्या है? ट्यूलिप। ठीक है ना? तो इसमें सबसे ज्यादा ये पुष्प कहां पे होता है? नीदरलैंड देश में। अगला है मिश्रित कृषि। इसमें भी क्या होगा? एक साथ बहुत सारी फसलें उगाई जाती है, चारा भी उगाया जाता है या एक से अनेक प्रकार की फसलें। मिश्रित का मतलब होता है एक साथ बहुत सारे। मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है। फसल उत्पादन भी होता है लेकिन साथ में पशु भी पाले जाते हैं। यह कृषि विश्व की अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। विश्व के ऐसे क्षेत्र जो क्या है? विकसित है ना, उन क्षेत्रों में की जाती है। और चारे की फसलें मिश्रित कृषि की क्या है? उदाहरण है। किस प्रकार की कृषि को सोवियत संघ में कोलखोज नाम का नाम दिया गया? कौन सी कृषि को? सामूहिक कृषि को। किसमें सोवियत संघ का मतलब है रूस, जो आज आप क्या कहते हो? रूस कहते हो ना, उसका पहले नाम क्या था? सामूहिक कृषि, सोवियत संघ। हाँ, जो आज आपका नाम है रूस देश, जो किसमें एक नंबर पे है? क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में एक नंबर है ना? रूस, कनाडा, अमेरिका। लेकिन इसी रूस का पहले नाम क्या था? सोवियत संघ। ठीक है ना? तो इसका नाम सोवियत संघ था। और ये किसके उत्पादन में कोलखोज नाम दिया गया? सोवियत संघ में नाम दिया गया था। किस कृषि को? सामूहिक कृषि को। कोलखोज कह दो या सामूहिक कृषि कह दो, बात क्या है? एक ही। ये नाम किसका दिया हुआ है? रूस, सोवियत संघ। अब देखो कुछ ऐसे क्षेत्र है देशों के नाम है और वहां पे घास के मैदान पाए जाते हैं, उनके क्या क्या नाम है? अब देखो यूरेशिया, यूरोप और एशिया। यूरेशिया का नाम क्या है? इसमें यूरोप भी है और एशिया भी है। नाम क्या पड़ गया? यूरेशिया। तो यूरेशिया में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्टेपीज। अगला उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को क्या कहते हैं? प्रेरीज। क्या नाम है? प्रेरीज। अगला अर्जेंटीना, पंपाज या पंपास भी कहते हैं। ठीक है ना? तो अर्जेंटीना में पंपाज। दक्षिण अफ्रीका में वेल्डस। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। ध्यान में रखना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वो अपने गोलार्ध में क्या है? दक्षिण दिशा में बना डाउन में है, नीचे, याद रखना डाउन्स। ठीक है? न्यूजीलैंड में है कैंटरबरी। ये क्या है? घास के मैदान है और ये देशों के नाम महाद्वीपों के नाम है। ठीक है ना? जैसे ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ना? उत्तरी अमेरिका देश भी है। दक्षिण अफ्रीका क्या है? दक्षिण अफ्रीका देश भी है और दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप भी है। ऑस्ट्रेलिया क्या है? देश भी है और क्या है? महाद्वीप भी है। और न्यूजीलैंड एक देश का नाम है। ठीक है? यूरोप और एशिया ये महाद्वीप में वहां पे भी पाया जाता है। ये घास वाले मैदान के नाम है। विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश उत्पादन की खनन प्रसंस्करण या शोधन कार्य में पीछे क्यों हट रहे हैं? क्योंकि इसमें सरकार लागत क्या आने लगी है? किसमें भी छटने लगे? एक तो खनन करने में, प्रसंस्करण उसको शुद्ध करने में, दूसरा है शोधन या प्रसंस्करण शुद्ध करने में। क्यों पीछे हट रहे? क्योंकि उनमें श्रमिक लागतें बहुत अधिक है। इसमें नाम है विकसित। भारत क्या है? विकासशील है। भारत विकसित नहीं है अभी। जापान, चीन, अमेरिका ये क्या है? विकसित है। लेकिन वहां जो श्रमिक मिल रहे, मजदूर मिल रहे, वो क्या मिल रहे? महंगे मिल रहे। विकासशील देश धन कार्य को क्यों महत्व दे रहे हैं? विकासशील जैसे अपना भारत है, नेपाल है, भूटान है ना? ये देश क्या कहलाते हैं? विकासशील कहलाते हैं। अपना अभी भी क्या कर रहे हैं? विकास कर रहे हैं, अभी तक किया नहीं। विकासशील देश अपने विशाल श्रमिक शक्ति के बल, क्योंकि यहाँ पर मजदूर क्या मिल जाते हैं? सस्ते मिल जाते हैं और बहुत अधिक मात्रा में।
तो विशाल सर्पिक शक्ति के बल पर अपने देशवासियों के ऊंचे रहन सहन को बनाए रखने के लिए खनन कार्य को देते रहेंगे। यहाँ रखना क्योंकि श्रमिक सस्ते बन जाते हैं। यहाँ पे एक कारण डेयरी कृषि का कार्य नगरीय और ग्रामीण केंद्रों के समीप क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? पहली बात तो डेयरी में क्या होगा? दूध होगा, है ना? क्योंकि दूध को ज्यादा दूर तक ले जाएंगे क्या हो जाएगा? खराब जाएगा, हट जाएगा ना। तो क्योंकि ये क्षेत्र ताजा दूध एवं अन्य डेयरी उत्पाद के अच्छे बाजार होते हैं तो नजदीक में रखा जाता है ना? अन्यथा ये क्या हो जाएंगे? खराब है, इसलिए समीप भी रखा जाता है। बाजारी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप भी क्यों की जाती है? बाजारी सब्जी कृषि, सब्जी कृषि का मतलब है वो जहां कहीं जाएगी वहां पास में क्या होता है उसका बाजार जाता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा दूर तक जाने में क्या हो जाती है? खराब हो जाता है। तो बाजारी सब्जी कृषि की मांग नगरीय क्षेत्रों में अधिक होती है और ताजा वस्तु की मांग को पूरा करने के लिए ऐसी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप भी की जाती है ताकि आसानी से मिल जाए और ताजी मिल जाए। वाणिज्य डेयरी कृषि कहती है प्रमुख क्षेत्र की। वाणिज्य मतलब डेयरी कृषि का मतलब दूध को बेचना, पनीर को बेचना, है ना? दूध से जितनी भी चीजें बनती हैं उनको बेचना, व्यापार करना, वाणिज्य बोला जाता है। ये कौन से क्षेत्र पूरे विश्व में? एक क्षेत्र सबसे बड़ा प्रदेश उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र है। वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में पशुओं को पाला जाता है, डेयरी क्या है उत्पादन किया जाता है। दूसरा क्षेत्र कौन सा है? कनाडा। यहाँ पर क्या है? पशुपालन ज्यादा है। अगला क्षेत्र तो न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया एक तस्मानिया देश है, वहां पर क्या है? डेयरी कृषि। विस्तृत पैमाने पर डेयरी कृषि का विकास यातायात के साधन, प्रशिक्षकों मतलब है फ्रिज, बहुत बड़े बड़े फ्रिज या ठंडे कमरे जहाँ पर क्या रहते हैं ऐसे लगी रहती हैं, फ्रिज होते रहते हैं ताकि कोई भी चीज क्या नहीं हो, खराब नहीं हो। बहुत ही प्रसिद्ध के विकास के बाद ही संभव हो सका है। कारण यह है कि विकसित यातायात के साधनों तथा प्रशिक्षकों के उपयोग से डेयरी उत्पादों को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, सुरक्षित रखा जा सकता है और ये पारिशुद्धीकरण कर उन्हें लंबी दूरी तक भेजा जा सकता है। ये पारिशुद्धीकरण क्या होता है? जैसे अपने स्कूल दूध आता है, मिड डे मील, है ना? उसमें कैसा आता है दूध? हाँ, लेकिन वो पहले पाउडर नहीं था, वो क्या था? दूध ही था। लेकिन इसको पारिशुद्धि की एक प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा किसमें बदल दिया गया? पाउडर। अभी भी जैसे पानी डालो वापस क्या बन जाएगा? दूध बन जाएगा, ठीक है ना? तो ये दूध ये पशुओं का ऐसा नहीं है कि पाउडर खाता है, पशुओं का दूध ही है। उसको एक प्रक्रिया का नाम है पारिशुद्धीकरण, उसके द्वारा किसमें बदला गया? पाउडर में। पानी डालते ही वापस क्या बन जाएगा? तो पारिशुद्धीकरण कर अपने लंबी दूरियों तक भेजा जा सकता है। और अपने राजस्थान में हनुमानगढ़ कोटा से आ रहा है अपना दूध, है ना? पिछली बार टेंडर था कोटा के पास में, कौन सी जगह के पास में? कोटा के पास में। तो वहां से यहाँ तक आ रहा है और 1 साल तक चलेगा। उस पे एक्सपायरी डेट दे रखी है कि 2025 में खराब होगा। कब होगा? 2025। और अपना घर का दूध 8 महीनों खराब हो जाता है लेकिन ये नहीं होता। कारण क्या है? ये पानी की वजह से गुजरा हुआ है, बिल्कुल लंबी दूरी तक भेजा जा सकता है और विस्तृत पैमाने पर की जाने वाली डेयरी कृषि के विकास के लिए सारी चीजें क्या है? आवश्यक है। उष्णकटिबंधीय यानी गर्मी वाले क्षेत्र, उष्ण का मतलब क्या होता है? गर्मी, ठीक है ना? तो गर्मी वाले क्षेत्र को ये विश्व रेखा के आसपास वाले क्षेत्र जहां पर क्या होता है? सूर्य किरणें सीधी पड़ती है, गर्मी रहती है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषियों के नामों से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि वो होती है कि आज यहाँ कर ली, कल कहीं और है, परसों कहीं और है, समझ गए? तो ये जंगलों में की जाती है। आदि मानव के द्वारा जो जंगलों में निवास करते हैं आदिवासी, उनके द्वारा ये की जाती है। इसमें कहां तक की जाती है? भारत में। भारत में तो की जाती है उत्तरी पूर्वी राज्यों में की जाती है। उत्तरी पूर्वी राज्य कौन से? मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, है ना? ये सारे क्या है? नागालैंड, आंध्र प्रदेश, असम, त्रिपुरा, ये सारे क्या है? उत्तरी पूर्वी राज्य, इनमें की जाती है। और इन राज्यों में नाम क्या है? झूमी। किस कृषि का नाम? स्थानांतरित कृषि का नाम, है ना? वो अपनी भाषा में नाम क्या बोलते हैं? झूमी। लेकिन वो कृषि है कौन सी? स्थानांतरित। लेकिन अमेरिका और मेक्सिको में नाम क्या है? मिल्पा। कृषि कौन सी है? यही है, लेकिन उनका अपना नाम है। क्या नाम है? मिल्पा। मलेशिया में, इंडोनेशिया में नाम क्या है? लादाम। क्या है? मलेशिया देश का नाम, मलेशिया में और इंडोनेशिया दोनों में क्या हो जाता है? लादाम। भारत में झूमी, उत्तरी में अमेरिका मेक्सिको में मिल्पा, है ना? और मलेशिया और इंडोनेशिया में लादाम कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, विवेचना कीजिए। यानी उनका कोई एग्जैक्ट ठहराव नहीं होता, उनका किसको खेती नहीं होती, वो जंगलों में करते हैं। स्थानांतरित कृषि कार्य में सबसे बड़ी समस्या ये है, क्यों नहीं की जाती? अच्छा क्यों नहीं है? इस क्षेत्र में भूमि की उर्वरता कम होती जा रही है। जैसे जोन का चक्कर, जोन का मतलब क्या होता है? आग लगाकर कृषि क्षेत्र तैयार करना। मान लीजिए जंगलों में करेंगे, जंगलों में पेड़ पौधे भी होती है, झाड़ियां भी होती है बहुत सारी, है ना? उनको क्या किया जाता है? जलाया जाता है। फिर क्या हो जाती है? उपजाऊ बन जाती है ना? राख हो जाती है। फिर उसमें खेती करते हैं, है ना?
दूसरी बार क्या जलाएंगे वो? नहीं है ना, पहली बार नहीं जला दिया उन्होंने तो जंगल को, तो ये दूसरी बार क्या है, किसी अन्य जगह पर जंगल को जलाते हैं, वहां पर खेती करते हैं। तो आग लगाकर कृषि क्षेत्र तैयार करना यानी छोटा होता जाता है, या जंगल को पहले नष्ट कर चुके होते हैं। इस कृषि को पर्यावरण के अनुकूल नहीं माना जाता, क्योंकि जंगल को जलाना क्या है, पर्यावरण प्रदूषण फैलाना, पता है ना, इसलिए इस कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है। अब ट्रक कृषि, ट्रक जानते हो सारे, है ना? ट्रक कृषि का मतलब होता है ऐसी सब्जियां, ऐसी खेती जो ट्रकों के द्वारा बाजार में पहुंचाई जाती है, उसे समझते हैं। नगरीय क्षेत्र के चारों सब्जियों को उगाना क्या कहलाता है? ट्रक कृषि। ट्रकों में भरकर कहां पहुंचाया जाता है? मंडी में, बाजार में पहुंचाया जाता है। तो नगरीय क्षेत्र के चारों ओर सब्जियों का उगाना कौन सी कृषि कहलाती है? ट्रक, क्योंकि ट्रकों के द्वारा पहुंचाया जाएगा, इनका नाम क्या है? ट्रक कृषि। ये बाजार और फार्म के बीच, बाजार और खेत के बीच, किसान के खेत के बीच एक ट्रक के द्वारा और एक रात में तय की दूरी द्वारा नियंत्रित होता है। रात में शाम को क्या करी? गाड़ी बनी, सुबह गाड़ी कहां पहुंच गई? मंडी में पहुंच गई। एक रात में जितनी दूरी ट्रक तय करता है, उसके आधार पर इसका नाम क्या है? ट्रक। आप कभी भी देखना, मंडी में सब्जी सुबह 5 बजे आ जाती है, आपके घरों में 8 बजे तक 10 बजे तक क्या आती है? सब्जी आती है दुकानों में, है ना? लेकिन मंडी तक कहां गई? सुबह 5-4 बजे आ जाती है, यानी शाम को ट्रक करा और सुबह पहुंच गई, और क्या रहती है? सब्जी ताजी रहती है। तो एक रात का टाइम लगता है, इसलिए इसको ट्रक कृषि कहा जाता है। रोपण कृषि जानते ही हमने पढ़ा भी था, चाय को ये क्या है? रोपण कृषि, यानी पहले फिर पौध होती है, फिर क्या होता है? इनको रोपा जाता है, इसके लिए नाम क्या है? रोपण कृषि। रोपण कृषि की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। इसमें कृषि का आकार क्या होता है? बहुत बड़ा होता है ना, बहुत विस्तृत क्षेत्र में ये की जाती है। अगला, इसमें अधिक पूंजी निवेश के ज्यादा पैसे अधिक लगते हैं, खर्चा क्या है? अधिक, ज्यादा लागत बहुत अधिक आती है। उच्च टेक्नोलॉजी चाहिए, उच्च प्रबंधन चाहिए, ध्यान रखना होता है बात का। तकनीकी आधार में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग इसमें किया जाता है। यह एक असली कृषि है, इसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर ध्यान दिया जाता है। अगर चाय की खेती करते हैं तो चाय चाहिए, ऐसा नहीं है चाय के साथ और खेती कर ली, है ना, आपने क्या कर दिया? चावल की खेती कर दी, ऐसा नहीं है। तो ये एक फसल के उत्पादन पर ध्यान दिया जाता है। यह श्रमिक सस्ते मिल जाते हैं, जैसे अपने उत्तरी पूर्वी जो भारत है ना, जितने तरह के 7-8, उनमें सारी कौन सी चाय की खेती है? कौन सी खेती है? चाय की खेती, क्योंकि वहां सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं, पहाड़ों में रहते हैं और वही सस्ते मिल जाते हैं। विकसित यातायात के कारण फैक्ट्री और बाजार आसानी से जुड़े रहते हैं, और जितने भी चाय की फैक्ट्रियां हैं वो उन्हीं खेतों के किनारे लगाई जाती है, उन्हीं जो नगर है, जैसे आसाम है, तो समझते हो ना कि आसाम की चाय फेमस है। किसी भी चाय की थैली में देखना कि दार्जिलिंग की चाय, आसाम की चाय, है ना। दार्जिलिंग में क्या होता है? चाय अपने बागान लगते हैं, है ना, तो वहां से चाय की खेती तोड़ी जाती है, फैक्ट्री क्या उसके पास में होती है, उनको सुखाती है, चाय के दाम में बदल देती है। तो विकसित यातायात के कारण फैक्ट्री और बाजार आसानी से जुड़े, तो ज्यादा लोग तो चाय पत्ती को ले जाना नहीं पड़ता है। अनुकूल भौगोलिक दशाओं के कारण ढालों का उपयोग चाय बागानों में किया जाता है, क्योंकि जितने भी उत्तरी पूर्व राज्य पहाड़ी राज्य वो कैसे है? ढलान वाले, उन पर हमें रोपण कृषि की खेती कर सकते हैं। विश्व के विविध देशों में कई रोपण फसलें उगाई जाती है, तो भारत और श्रीलंका में क्या उगाई जाती है? चाय, है ना। मलेशिया में रबर की खेती की जाती है, ब्राजील में किसी की जाती है, तो भारत में भी होती है। एक नंबर पे कौन है? ब्राजील है। पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना और केले की खेती की जाती है। फिलीपींस में नारियल और गन्ने की खेती की जाती है, क्योंकि गन्ना भी होता है ना, वो क्या है? रोपण कृषि, है ना। एक मेन गन्ना लिया जाता है बहुत बड़ा, ठीक है ना, उसके टुकड़े किए जाते हैं, उनको वापस रोपा जाता है, कौन सी कृषि होगी? तो फिलीपींस देश में नारियल और गन्ना क्या है? मुख्य रूप से रोपण कृषि है। और इंडोनेशिया में क्या है? लेकिन भारत में क्या है? चाय। और अपने पड़ोसी देश श्रीलंका में भी चाय। वह निर्वाह कृषि, ये क्या होती है? इस प्रकार की कृषि मानसून या जब बारिश का टाइम होता है, मानसून मतलब क्या होता है? बारिश। तो एशिया के उन क्षेत्रों में की जाती है, एशिया महाद्वीप के उन देशों में की जाती है जहां जनसंख्या क्या होती है? अधिक पाई जाती है, जैसे भारत है ना, चाइना है, उनमें की जाती है। इसमें खेतों का आकार क्या होता है? छोटा होता है, लेकिन उसी छोटे आकार में ज्यादा से ज्यादा खेती करने की कोशिश की जाती है। इनमें खाद्यान्न फसलों को स्थानीय उपयोग के लिए उगाया जाता है। इस कृषि कार्य में किसान का संपूर्ण परिवार लगा रहता है ना, जितने भी सदस्य होते हैं वो सारे काम क्या करते हैं? यही काम करते हैं, खेती करते हैं। इस कृषि में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए भूमि का गहन उपयोग किया जाता है। एक साथ बहुत सारी फसलें उगाई जाती है, कोई जमीन है खाली नहीं छोड़ी जाती। इसमें मशीनों का उपयोग बहुत ही कम होता है, ज्यादा कार्य मानव श्रम से करवाया जाता है, मजदूरों से करवाया जाता है। मशीनों का उपयोग क्या होता है? बहुत ही कम होता है।
भूमि के उपजाऊ को बनाए रखने के लिए गोबर की खाद डाली जाती है या फिर हरी खाद का उपयोग किया जाता है। हरी खाद में जो आपने देखा होगा एक यूरिया आती है, एक उसके जैसे खाद और आती है नीम की आती है, जो मेरे बच्चे हैं उनको पूछना नीम की खाद दी जाती है ना, हरी खाद बोला जाता है उसे, हरी खाद का उपयोग की जाती है। इस कृषि में प्रति इकाई हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है, यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या है ज्यादा है, कुल उत्पादन की बजाय प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या है ज्यादा है, जबकि प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या होता है कम। अगर एक व्यक्ति की बात की जाए उसके हिस्से में उत्पादन क्या आता है कम। इस कृषि में पूंजी लागत भी क्या होती है कम होती है, क्योंकि मानव से काम करवाए जाते हैं, मजदूरों से एक काम है करवाया। गहन निर्वाह कृषि के दो प्रकार, एक तो चावल, एक चावल के बिना, ठीक है ना। तो चावल प्रधान यानी चावल की खेती, चावल के बिना मतलब चावल के अन्य जितने भी खेती है वो। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि प्रमुख फसल कौन सी है चावल। और आपको भी पता है भारत की प्रमुख खजाना फसल कौन सी है चावल। दो नंबर पे गेहूं। अधिक पानी और सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। कौन सी चावल गहन निर्वाह कृषि। कहाँ की जाएगी जहाँ पर अधिक पानी हो। आप भी देखिए पंजाब हरियाणा है ना, गंगानगर हनुमानगढ़ में चावल की खेती होती है, कारण क्या है इंदिरा गांधी नहर है, समझ गए। तो अधिक पानी और सिंचाई वाले क्षेत्रों में खेती की जाती है। क्षेत्र कौन से मानसून एशिया के समुद्र तटीय क्षेत्र, ऐसे मानसून एशिया मतलब जब बारिश का टाइम होता है एशिया के समुद्र तटीय क्षेत्रों समुद्र के आसपास के जितने भी इलाके हैं उनमें चावल की खेती की जाती है। अब यह चावल रहित चावल के अलावा कौन कौन सी फसलें जिनमें क्या किया जाता है गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन और चावल। कम पानी वाली ये फसलें हैं और कभी अगर राजस्थान में भी हो जाती है ना, तो कम वाली फसलें और सिंचाई की कम सुविधा वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। लेकिन चावल हर जगह नहीं, उसको क्या चाहिए पानी ज्यादा चाहिए। ये कहाँ की जाती है, पूरे विश्व की बात की जाए तो उत्तरी चीन का कौन सा इलाका उत्तरी भारत, मंचूरिया एक देश का नाम है, उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान में गेहूं, जौ, सोयाबीन चारा उगाया जाता है। भारत के सिंधु गंगा के मैदान जहाँ से ये नदियां अपना क्या बहती है उस क्षेत्र में गेहूं, जौ, गन्ना उगाया जाता है। अगला भारत के दक्षिणी व पश्चिमी शुष्क प्रदेश, दक्षिणी भाग प्रायद्वीपीय पठार और शुष्क प्रदेश, राजस्थान की बात करता है, गुजरात की बात करता है, वहां जवार, बाजरा, कपास आप देखते ही अपने उगाया। विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि के क्षेत्र उपजे मतलब फसलें और प्रक्रिया को समझिए कैसे की जाती है। तो क्षेत्र कौन सा है, यह कृषि अधिकतर कहाँ की जाती है मध्य अक्षांश में। मध्य अक्षांश का मतलब क्या है लगभग 30 डिग्री लेके से लेके 60 डिग्री के बीच। 0 डिग्री अक्षांश में क्या है वो मध्य रेखा, 90 डिग्री पे क्या है ध्रुव है, उनके बीच में बीच वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। तो मध्य अक्षांश के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में जाना गर्मी पड़ती है ना सर्दी पड़ती है। सर्दी कहाँ पड़ेगी उत्तरी ध्रुव पे 90 डिग्री, गर्मी कहाँ पड़ेगी 0 डिग्री। तो मध्य भाग में जाना गर्मी है ना सर्दी। तो उन प्रदेशों में घास के मैदानों में की जाती है। यहाँ कृषि योग्य विस्तृत क्षेत्र पाए जाते हैं। कृषि के लिए क्या पाए समतल मैदान पाए जाते हैं जिन्हें अलग अलग क्षेत्रों में कई नामों से जाना जाता है। हमने अभी भी देखा है ना पंपाज, वेल्स, डाउन्स है ना स्टेपीज, ये अलग अलग क्या थे घास के मैदान थे। जैसे वापस दे रखा है यूरेशिया में क्या है स्टेपीज, याद रखना यूरोशिया में क्या है स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, उत्तरी अमेरिका में अलग है दक्षिण अमेरिका में अलग है। तो उत्तरी अमेरिका में क्या है प्रेरीज, अर्जेंटीना में क्या है पंपाज, दक्षिण अमेरिका में क्या है वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में क्या है डाउन्स, न्यूजीलैंड में क्या है कैंटरबरी। ये अलग अलग क्षेत्रों में घास के मैदान के नाम। इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं तो गेहूं क्या है मुख्य फसल, इसके अलावा कौन सी मक्का, जौ, राई, जई ये क्या होती है फसलें। हाँ जई की एक फसल दिखाएंगे फिर आप। इसमें उर्वरकों का उपयोग क्या होता है कम होता है, राई की जैसी होती है, सरसों की जैसी जई होती है। आगे देखो इसमें उर्वरकों का उपयोग क्या होता है बहुत ही कम, यानी सर या तो क्या है हरी खाद डाली जाएगी या फिर कौन सी खाद गोबर की। उर्वरक क्या डाले जाते हैं बहुत ही कम डाले जाते हैं। एक ही फसल की प्रधानता होने के कारण फसल का परिवर्तन नहीं किया जाता। सिंचाई भी सामान्यतः नहीं की जाती है तथा फसल वर्षा के भरोसे ही पैदा की जाती है। सिंचाई का कोई सुविधा नहीं होती है, फसल किसके भरोसे होती है केवल मानसून के भरोसे वर्षा के भरोसे होती है। क्या प्रक्रिया है कि इस कृषि में खेतों का आकार क्या होता है बहुत ही बड़ा होता है। जैसे हम राजस्थान में देखते हो ना बारिश पे निर्भर लेकिन खेतों का आकार क्या होता है बड़ा होता है।
खेत जोतने से पहले, खेत जोतने से फसल काटने तक सभी कार्य मशीनों द्वारा किए जाते हैं। हम बुआई भी करते हैं, किससे करते हैं? कटाई भी करते हैं, किससे करते हैं? हाँ, या फिर जैसे अपने वापस काम होता है थ्रेशर का, तो उसी को बुलाते हैं, है ना? या कोई खाद वो अपने डालना है वापस, क्या कोई दवाई डालनी है तो हम छिड़काव करते हैं, सारा मशीन से किया जाता है। इसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या होता है? बहुत ही कम होता है, और कुल में क्या होता है? ज्यादा होता है ना? 1 हेक्टेयर में उत्पादन कम होता है, लेकिन सारा देखा जाए तो ज्यादा होता है। लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या होता है? अधिक होता है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या क्या होती है? बहुत ही कम। अब राजस्थान में भी देखते हो जनसंख्या क्या है? कम है, क्षेत्रफल क्या है? ज्यादा है। इसलिए भूमि से अधिक फसल उत्पादन प्राप्त करने पर ध्यान कम दिया जाता है। यहाँ कृषि उत्पादों को भंडार करके रखा जाता है और अधिक महंगा होने, अधिक मांग होने पर बेचा जाता है। हम भी करते हैं, मूंगफली रोगे तो क्या होता है? भाव चढ़ जाए, क्या करेंगे? बेचेंगे। तो अधिक मांग होने पर बाजार में तब बेचा जाता है, भाव क्या मिल जाए? थोड़ी अच्छी कृषि करने वाले समय के आधार पर कृषि के प्रकारों का वर्गीकरण अब देखो, कृषि करने वाले संगठन, कृषि संगठन किसानों का खेतों पर अपना अधिकार है, उस पर कृषि में सहायक सरकारी नीतियों से संपर्क होता है। इसमें पहला तो सहकारी कृषि, यानी ये सरकार के अधीन होती है। जब किसानों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए अपनी इच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? सहकारी कृषि। यानी सब लोग साथ में मिलकर, है ना? कभी कोई फसल खराब भी हो जाए तो क्या मिलता है? मुआवजा मिलता है। इस प्रकार की कृषि सहकारी कृषि कहलाती है। इसमें व्यक्तिगत खेत बरकरार रहते हुए सहकारी रूप में की जाती है। सहकारी संस्था किसानों को सभी रूप में सहायता करती है, ऋण भी देती है ना? फसल खेती करने के लिए क्या देती है? कृषि उधार भी देती है। जैसे आप नाम सुनो तो कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव सहकारी बैंक कई गांव में होती है, तो सहकारी संस्था किसानों को क्या देती है? सहायता देती है, ऋण देती है, पैसे उधार देती है। जैसे कृषि कार्य से जुड़ी सभी चीजें खरीदना, फसलों को उचित मूल्य पर बेचना, है ना? सस्ती दरों पर प्रोसेसिंग साधनों की व्यवस्था करना। आपको भी पता है अभी चने मिले होंगे आपको, लेकिन टूबे लोगों को मिले थे चने। हाँ, वो किसके द्वारा मिल रहे हैं? वैसे 30 किलो मिलते हैं एक जन आधार की, तो 2 ले रहे होंगे तो 60 मिले होंगे, लेकिन ये किसके द्वारा मिलता है? सहकारी कृषि। सरकार क्या करती है? सहायता करती है। कभी आपको बाजरी भी मिलती होगी, जब खेती कर रहे थे फिर आपकी सरकार के द्वारा आपको बाजरी मिल रही है ना? एक थैली मिलते हैं, मोट भी मिलते हैं, तो इसी यही काम है। पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क देश, कौन सा देश? डेनमार्क। कौन सा यूरोप? यूरोप का पश्चिमी भाग में जो देश आते हैं, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, इटली में ये क्या है? सब पूरे सहकारी कृषि का काम है वो चला। सबसे अधिक सफलता किसे मिली है? डेनमार्क से मिली। कौन सी कृषि को? सहकारी कृषि को, जहां प्रत्येक किसान ऐसा क्या है? सदस्य बना हुआ है। जब इसको जरूरत होती है कि मुझे क्या है? पैसों की जरूरत है, तो पैसा उधार दे देता है। उसमें क्या करती है सरकार? तो लोग आपस में मिलकर क्या होते हैं? एक दूसरे का सहयोग करते हैं। अब ये सामूहिक कृषि होती सहकारी, यह सामूहिक एक समूह के रूप में करते हैं। इस प्रकार की कृषि का आधारभूत सिद्धांत यह होता है कि इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज में सामूहिक श्रम बढ़ाते रहते हैं। सब लोग क्या करते हैं? मिलजुल कर काम करते हैं। कृषि का यह प्रकार पूर्व सोवियत संघ में प्रारंभ होता है। सोवियत संघ पूर्व मतलब पहले नाम क्या था? रूस का सोवियत संघ। सोवियत संघ में प्रारंभ होता है, जिसका उसका पहले नाम था, उस टाइम में इसका प्रारंभ हुआ था, जिसका उद्देश्य क्या था? क्यों किया गया कि कृषि करने के पुराने तरीकों को बदलना है और उत्पादन में क्या करना है? बढ़कर करना है, कि उत्पादन ज्यादा किया जाए। इस सामूहिक कृषि को रूस ने क्या नाम दिया? कोल, हमने पहले ही पढ़ लिया कि सामूहिक कृषि का नाम रूस ने या सोवियत संघ ने क्या दिया? कोल खोज। ठीक है ना? आज तक प्रश्न की कोल खोज क्या है? तो क्या एक सामूहिक कृषि है? ये नाम देने वाले कौन थे? सोवियत संघ, ये रूस देश ने किया। इसमें सभी किसान अपने संसाधन, जैसे भूमि हो गया, भूमि एक प्रकार के संसाधन है, पशुधन हो गया, सब को मिलाकर कृषि कार्य को करते हैं। ये अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि का छोटा सा भाग अपने अधिकार में भी रख देते हैं उस समय। चलवासी पशुचारण और वाणिज्य क्षेत्र में 3 अंतर मिले। ये आपको टेस्ट में नंबर ये मिला होगा आपको पेपर में, है ना? दीपावली के टाइम करेक्ट आएगा कि चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुचारण। चलवासी का मतलब क्या है? केवल अपने पालन के लिए, अपने पेट भरने के लिए, अपने आजीविका चलाने के लिए क्या करते हैं? पशुओं को पालते हैं। और वाणिज्य का मतलब क्या होता है? ये बेचने के लिए करते हैं, है ना? इनका उद्देश्य क्या होता है? पशुओं को बेचा जाए, उनसे ज्यादा आमदनी कमाई जाए। तो इनमें अंतर है। क्या अंतर? देखो, चलवासी पशुचारण क्या होता है? चलवासी पशुचारण जीवन निर्वाह का प्राचीन व्यवसाय रहा है, केवल अपने जीवन निर्वाह के लिए। लेकिन ये क्या है?
वाणिज्य पशुधन पालन चरवासी पशुधन की तुलना में अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान व्यवसाय है। इसमें मेन उद्देश्य क्या रहता है? आय कमाना। इस प्रकार के पशुचारण में अनेक प्रकार के पशुओं को पाला जाता है। कई प्रकार की होती है, बकरी भी है, भेड़ भी है, ऊंट भी है ना, सारे क्या होते हैं? इसमें सारे होते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि एक ही प्रकार के पशु को पाला जाता है। जैसे भेड़ तो भेड़ी भेड़ है, उनकी ऊन बेची जाएगी या उनके बच्चों को बेचा जाएगा, मांस बेचा जाएगा, ठीक है, तो उनका लाभ कमाना होता है। चरवासी पशुचारण से जुड़े लोग चारे तथा जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं। जैसे हमने ऋतु प्रवास देखा है ना, पहाड़ों में चले जाते हैं, मैदानों में आ जाते हैं, तो वो किसमें होता है? चरवासी पशुचारण विशेषता। लेकिन इसमें क्या है? वाणिज्य पशुचारण एक निश्चित स्थान होता है, उसका एक फार्म होता है कि वहां तक चलना है, वापस का मार देना, अपनी जगह पे ले आना, ठीक है। क्या करते हैं? पशुओं का पालन करते हैं, एक जगह रखते हैं हमेशा, वहीं पर लाके क्या डालते हैं? उनको चारा डालते हैं, वो होता है वाणिज्य पशुचारण। ध्यान रखना प्रत्येक लिया, ये तो क्या था? केवल जीवन निर्वाह। ये क्या था? ये पूंजी प्रधान व्यवसाय, आय कमाने के लिए किया जाता है। दूसरी बात है, इसमें कई प्रकार के पशु होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? केवल एक पशु होता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? वो जल की खोज में या चारे की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं? प्रवास करते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं? उनका एक निश्चित स्थान होता है, ध्यान रखना ना। अगला है रात्रि खनन एवं भूमिगत खनन में क्या अंतर है? इस खनन विधि को क्या कहते हैं? विवृत खनन भी कहा जाता है। ये बड़े विस्तृत क्षेत्र में की जाती है। लेकिन इसको क्या कहा जाता है? कूटनीति खनन कहते हैं। जैसे पेट्रोल निकाला जाता है ना, उसमें ड्रिलिंग दी जाती है पाइप के द्वारा, और ये पाइप के द्वारा क्या होता है? पेट्रोलियम या डीजल केरोसिन आता है। ये कूटनीति खनन है। लेकिन ये क्या है? विवृत, अपने खदान देखते हो, कुएं टाइप थोड़ी होती है, थोड़ी होती है, तो वो कौन सा है? रात्रि खनन। लेकिन ये क्या है? अपना कुआं है पानी का, वो कैसा है? कूटनीति खनन, भूमिगत खनन। ये खनन की सबसे सस्ती विधि है। अब खदानों को उतना खर्चा नहीं आएगा, लेकिन ये रात्रि खनन विधि से क्या है? महंगी है। आप ट्यूबवेल कराते हो 10 लाख में पड़ती है प्रति एवं, और वो कितना कर रहा है? केवल इतना सा खड्डा कर रहा है। इस विधि में उपकरणों या सुरक्षा के उपायों का पर क्या होता है? खर्चा कम होता है। इस विधि में उपकरणों या सुरक्षा के उपायों का खर्चा क्या होता है? अधिक होता है। खनन की ये विधि कम जोखिम भरी होती है, इसमें ज्यादा क्या होता है? डर नहीं होता, लेकिन इसमें जोखिम भरा ये होता है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण और है इसके प्राथमिक कार्यकलाप करने वाले लोगों का कार्य घर से बाहर होने के कारण लाल पौधा से नहीं कहलाते। ध्यान रखना, सबका अलग अलग कलर है। इसमें प्राथमिक क्रियाकलाप उनका अलग कलर है, द्वितीय का अलग है, तृतीय का अलग है। तो प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोगों का कार्य क्या होता है? घर से बाहर होना है, या खेती करते हैं, या खनन करते हैं, या पशु पालते हैं, वो सारे क्या है? घर से बाहर किए जाते हैं। तो उनको क्या कहते हैं? लाल कलर श्रमिक मतलब क्या माना जाता है? लाल कलर, ठीक है। स्थान कृषि कर्तन एवं दहन कृषि भी कहलाती है। कर्तन और दहन मतलब क्या होता है? जलाई जाती है, जंगलों को जलाया जाता है, फिर वहां पर क्या की जाती है? खेती की जाती है। जिसका नाम क्या था? उत्तरी पूर्वी राज्यों में नाम क्या है? जमीन। मलेशिया में नाम क्या है? मेक्सिको में नाम क्या है? मिल्पा। और लद्दाख में नाम कहां है? इंडोनेशिया में। क्षेत्र में नाम क्या है? लद्दाख। फसल चक्र एवं अंतर कृषि मृदा की गुणवत्ता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे क्या समझे कि फसल बार बार चेंज की जाती है। कैसे? जैसे आपने मूंगफली बोली, उस खेती पर उसी दूसरे साल मूंगफली नहीं बोई जाएगी, किसी अन्य जगह पे बोई जाएगी। इससे भूमि की क्या रहती है? उर्वरता बनी रहती है। अंगूर या फल या अंजीर या जैतून की कृषि कहाँ की जाती है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में की जाती है। भूमध्य सागरीय कृषि अति विशिष्ट प्रकार की कृषि है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर क्या स्पेशल खेती की जाती है, जब फलों की खेती की जाती है, जैसे अंगूर हो गया, या फिर वो खट्टा फल हो गया, संतरा हो गया, या फिर अंजीर हो गया, या जैतून हो गया। अंजीर एक प्रकार का वो होता है, आपका ड्राई फ्रूट होता है, जैसे बादाम होती है ना, अखरोट होता है, और क्या होता है? काजू होता है। उसी प्रकार एक अंजीर होता है, समझ गए ना। ये जम्मू कश्मीर साइड में, हिमाचल साइड में पाया जाता है। तो ये ड्राई फ्रूट है। अगली कौन सी गिरे हैं?